हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So today we will be starting the first chapter of ICSE Physics Class 8 and the chapter is Matter। तो मैटर एक ऐसा चैप्टर है जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है अपने आसपास प्रेजेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स में। तो आज के सेशन में हम बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैटर क्या है? तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनका कोई वजूद है, राइट, वो हर चीज मैटर है। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, तो ये पेन मैटर है। अब अगर मैं बात करूं बॉक्स की, तो मेरे पास ये एक बॉक्स है, तो ये भी एक मैटर है, राइट। वैसे ही मेरे पास एक बॉल है, तो ये बॉल भी क्या है? ये भी एक मैटर है, राइट। सो anything and everything that occupies space and has mass is called matter, ठीक है। तो ये बॉल है, इस बॉल का एक मास है, और अगर मैं इस बॉल को कहीं भी रख दूं, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट। सो दिस इज मैटर। सो इफ यू सी दिस पिक्चर ओवर हियर, तो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो देर आर मेनी थिंग्स, लाइक देर आर बर्ड्स, देर इज वन एनिमल, इवन देर इज ट्री, देर आर सम मोर प्लांट्स। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, इन सब का एक मास है और इन सब ने एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज मैटर। तो अगर एयर की बात करें, तो एयर एक ऐसी चीज है जो शायद हमें दिखाई तो नहीं दे रही है, बट हम फील कर पा रहे हैं, राइट। और अगर हम उसको से इस बॉल में हमने एयर भर दी, सो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट, एंड ऑल्सो इट हैज सम मास। इसीलिए अगर इस बॉल को से हम सारी हवा निकाल देंगे, तो इसका जो मास है, अगर देखेंगे तो वो कम हो जाएगा। वहीं पर जब इसमें हवा भर दी जाएगी, तो यही मास बढ़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इसका एक अपना मास है और इसमें जो हवा है उसका भी एक मास है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। सिंपल था। तो और भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली। सी, व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू यू डिफाइन मैटर, तो मैटर में ना देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। वन इज मास एंड वन इज स्पेस। सो बेसिकली दीज 2 आर द कीवर्ड्स व्हेन यू आर आस्क्ड टू डिफाइन मैटर। तो ये दोनों ही कीवर्ड्स वहां पर होने चाहिए। दूसरा, अब अगर हम इस एक वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है? ग्लास है, और ग्लास में क्या भर रहा है? पानी भर रहा है। तो क्या आप इसको देख पा रहे हो? क्या आप इसको सेंस कर पा रहे हो? क्या आप इस पानी को फील कर पा रहे हो? ऑफ कोर्स कर पा रहे हो। और क्या इसका कोई मास होगा? ऑफ कोर्स होगा। एक खाली ग्लास का एक वेट करके देखो, और उसके बाद इस ग्लास में पानी भरो, फिर से इसको वेइंग मशीन पे रख के देखो, तो डिफरेंस होगा। सो दिस मीन्स दिस वाटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस एज वेल, ठीक है। अब इस ग्लास को इससे ज्यादा भरते जाओगे तो वो पानी बाहर को निकलता जाएगा ना, बिकॉज देयर आर दिस वाटर इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, राइट। सो एनी मैटर, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं जिन्हें हम मैटर की कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो सारी चीजें दे कैन बी perceived by our senses, ठीक है। सो दे कैन बी perceived by our senses, ठीक है। अब मैटर में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स आ रही हैं या सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स आ रही हैं। तो मैटर में लिविंग थिंग्स भी होती हैं एंड मैटर कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग। द ओनली एंड ओनली thing that is important over here is that
इट शुड हैव सम मास एंड इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने बात की थी, सो दिस इज अ वुड। ठीक है, सो वुड हैज सम मास, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिल्क इनसाइड दिस ग्लास, सो दिस इज अगेन मैटर। देन टॉकिंग अबाउट दिस air balloon, right? So even the sky, so this is again, it has some mass and it occupies some space, right? Or last is air, so again air has some mass and it occupies space. ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो किन चीजों से बनता है, किन चीजों से मिलके बनता है, मतलब मैटर जो है, अब अगर मैंने इस पेन की बात की है तो ये पेन, मुझे ये समझ आ गया कि ये मैटर है, लेकिन ये बना कैसे, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं, से खाने की कोई चीज़ लेने गए हैं, तो हम उसका ना कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि इसमें कितना फैट है, कितना से फाइबर कंटेंट है, या फिर कितना इसमें प्रोटीन कंटेंट है। सो दैट इज द कॉम्पोजिशन। वैसे ही इस मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो बड़े सारे इन पे बड़े सारे हमारे फिलोसोफर्स से साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंडियन फिलोसोफर्स थे। तो इंडियन फिलोसोफर्स का बोलना था कि ये जो मैटर है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली चीज़ है आकाश, दैट इज स्काई। सेकेंड इज अग्नि, दैट इज फायर। थर्ड इज जल, दैट इज वाटर। Fourth is Vayu, that is air, and the fifth one is Prithvi, that is earth. So they said यहाँ पर 5 तत्व हैं। ठीक है, so there are 5 elements जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्वा। क्या बोलते हैं? पंच तत्वा। ठीक है, so this is a very common word जो हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, इंडियन माइथोलॉजी में, बुक्स में हम काफ़ी ज़्यादा इस वर्ड को पढ़ते हैं। सो पंच मीन्स 5, तत्वा मीन्स एलिमेंट्स। सो इंडियन philosophers said that every matter is made up of 5 elements, and these are the 5 elements, so namely the sky, fire, water, air and earth. So these are the 5 elements. ठीक है, उसके बाद आए महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने बोला कि मैटर जो है ना वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन पार्टिकल्स को हम बुलाते हैं अणु। ठीक है, तो इसे हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? अणु, राइट। और यहाँ पर ये जो छोटे अणु है ना, ये उससे भी छोटे पार्टिकल से बने हैं, एंड वी कॉल देम एज परमाणु। ठीक है, सो अणु, और अणु से का भी जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं वी कॉल देम परमाणु। करेक्ट, तो बेसिकली वी हैव परमाणु विच मेक्स अणु, एंड अणु विच मेक्स मैटर। ठीक है, तो जैसे कि हमने वो ग्लास वाली वीडियो देखी थी जहां पर हम पानी डाल रहे थे ग्लास में। ठीक है, तो वहां पर वो जो एक ग्लास में जितना हमने पानी भरा था, that water is basically made up of millions of atoms, मतलब बहुत सारे, not I won't say atoms, but बहुत सारे परमाणु से बना है, millions हैं जिनका नंबर millions में है। तो मैटर जो है वो और भी छोटे चीजों से बना होता है। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको और अंडरस्टैंडेबल, और वो टर्म्स जो आज हम यूज करते हैं वो दी थी ग्रीक थिंकर डेमोक्रिटस ने। तो उन्होंने इस वर्ड परमाणु को बोला एटम्स। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा है। सो बेसिकली दिस वाटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ atoms, right? So this was told by Democritus. Then came John Dalton. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कुछ खोज की। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए बेसिकली,
और उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो बना होता है कुछ टाइनी पार्टिकल से जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म मॉलिक्यूल्स। नाउ मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर और इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मतलब कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है ए, ठीक है, ये जो ए है ना, यही ए के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में खूब सारे मिल जाएं और एक क्या बना देंगे, मैटर बना देंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस ए? से दिस इज एन एटम, ठीक है। अब बहुत सारे ए एटम्स ने मिलकर मैटर बना दिया, ठीक है। तो ये जो मैटर है, या वी कैन ऑल्सो राइट टू लाइक मोर प्रिसाइज, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम्स थे वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दीज मॉलिक्यूल्स हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एटम, राइट। तो मतलब अगर ए एक ऐसा एटम है जो कि जैसे ही 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है वो मेल्ट होने लग जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये भी लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा 40 के ऊपर, और इस मॉलिक्यूल से जो मैटर बना होगा दैट विल ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट एक बार टेम्परेचर 40 से ऊपर चला गया, 40 से ऊपर चला गया, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। तो हो सकता है जैसे अभी हमने बात की कि ये ए एक एटम है, ठीक है। हो सकता है एक मॉलिक्यूल है जो सिर्फ इन ए से मिलकर बना है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। हो सकता है हमारे पास दो अलग अलग तरह के एटम्स हों और ये दो अलग अलग तरह के एटम्स आपस में मिलकर हमें कोई से मॉलिक्यूल बनाकर दे दें, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जिसमें सिर्फ ए है उसमें तो सिर्फ ए की ही प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें ए और बी दो तरह के एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में ए की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी और बी की भी मिलेंगी। जैसे हमने ए में डिस्कस किया कि ए एक ऐसा एलिमेंट है जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है वो मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल बना है ए से मिलकर वो भी वैसा ही करेगा। अब अगर हम दूसरे की बात कर लें जहां पर ए और बी है, तो ए में क्या है कि अगेन ए की यही प्रॉपर्टी है कि वो मेल्ट होने लग जाता है व्हेन टेम्परेचर गोज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर बी की बात करें तो बी क्या करता है, बी जो है वो मतलब जो बी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जो मेल्टिंग है ना उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है। तो मतलब यहां पर मेल्ट भी होगा लेकिन बहुत फास्ट रेट पे नहीं होगा, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा धीरे धीरे होगा इस केस में, राइट। सो दिस मीन्स कि जिन भी एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने होते हैं उन एटम्स की ही प्रॉपर्टीज हमारे मॉलिक्यूल्स में आती हैं। सिंपल। नेक्स्ट इज अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हमारे नेचर में फ्री एग्जिस्ट करते हैं। देन बोथ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, ठीक है। तो मतलब ये सारे हमें मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास मिलेंगे और अगर हमें इनको देखना है, इनको स्टडी करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, राइट। तो इसी के साथ लेट अस टॉक अबाउट द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दे आर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना एटॉमिक, इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए ना मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखा है जो आप अभी नहीं, कुछ केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा या बेसिक आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा टेबल होता है जिसमें जितने भी हमारे आज तक के खोज किए हुए या डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने इस टेबल में डाले हैं और उनको कुछ ऐसे अरेंज किया है कि अगर हम ऊपर से नीचे को जाएं तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है, ठीक है। सो देयर आर लाइक
हमने पूरे इन एलिमेंट्स को, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को एक टेबल में डाल दिया है सो दैट वी कैन स्टडी देम इजीली, सो दैट वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स इजीली। ठीक है, तो यहीं से हम इन टर्म्स को भी समझेंगे। फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स one, right? So this is one. Di means two. Poly means, the word poly means many. ठीक है, तो मतलब एक एटम, दो एटम्स और बहुत सारे एटम्स, तो यही इनका मतलब है मोनो एटॉमिक। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो एक एटम के बने होते हैं या जो सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम उसको एयर में ढूंढ रहे हैं ना, तो वो हमें सिंगल ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 2-3 एटम्स आपस में जुड़े होंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है इसरो का, जिन्हें हम बुलाते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बुलाते हैं ना हम इनको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सारे क्या हैं, अगर आप इनको हवा में ढूंढोगे ना, या हवा की कॉम्पोजिशन जब चेक करोगे, तो ये आपको सिंगल सिंगल एटम की फॉर्म में मिलेंगे। तो इनके बड़े सारे रीजंस हैं, वो केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे या पढ़ोगे अभी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट इज डायटॉमिक। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं हम, क्या आपने कभी सोचा है? ऑक्सीजन को वी ऑलवेज राइट इट एज O2। नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन को वी ऑलवेज राइट इट एज N2। वाई? बिकॉज यहां पर दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। कभी भी हवा में अगर आप ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन चेक करोगे तो ऑक्सीजन हमेशा आपको O2 की फॉर्म में ही मिलेगी। तो यहाँ पर दो एटम्स आपस में जुड़े हैं। वहीं पर N2 में भी एक N और एक N मिलकर नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज पॉली एटॉमिक। तो इसका मतलब है कि एक नहीं, दो नहीं, बस दो से ज्यादा। तो वाटर का फॉर्मूला पता है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे हैं एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, बेसिकली दो से ज्यादा हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपको अमोनिया का पता हो, दैट इज NH3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स और एक नाइट्रोजन का एटम मिलकर बनाता है एक मॉलिक्यूल। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो समझ आ गया। कोई भी डाउट होगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे जरूर पूछना। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो देयर आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है साइज। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब अगर हमें उनको देखना है तो ऐसे नेकेड आइज से वो हमें नहीं दिखाई देंगे। अब ये जो एक पेन है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ these small atoms and molecules, right? लेकिन हमें वो ऐसे, हमें ये बड़ा सा एक पेन दिखाई दे रहा है, बट ये जिन चीजों से बना है, ठीक है, जो इसका कॉम्पोजिशन है, वो जो सबसे छोटी चीज है, दैट इज एटम, वो बहुत छोटा है। तो आई विल नॉट बी एबल टू सी इट विद माई नेकेड आइज, आई नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दिस। ठीक है, ओके। देन हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। हमेशा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। अब डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आगे पढ़ेंगे हम कि उनमें कितना स्पेस होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो वेरी करता है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। देन ऑलवेज इन अ कांस्टेंट मोशन एज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब इस वीडियो को देखो साथ साथ में, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये छोटे 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 एक तरह से डॉट, तो ये क्या है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो सब
इधर उधर मूव करते रह रहे हैं, राइट। सो दिस इज दैट दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनके अंदर वो मूवमेंट के लिए एक एनर्जी होती है एंड दे कीप ऑन मूविंग। वील स्टडी द चैप्टर एनर्जी, दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर एनर्जी होती है तो ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मूव करने में हेल्प करती है, सिंपली सिर्फ इतना समझ लो अभी, ओके। नेक्स्ट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये एक पेन है जो मैंने बोला कि ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स हैं, इन एटम से आपस में ये जुड़कर इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिए हैं, और अब ये मॉलिक्यूल से हमें ये एक मैटर मिल गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं इसको पकड़ रही हूं तो ये इधर उधर नहीं बिखर रहा, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरा एक इंटैक्ट रह रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे, इनके बीच में ना एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ऑल्दो दे आर इन मोशन, लेकिन फिर भी ये एक जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अट्रैक्शन है ना, ये भी अलग अलग तरह की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम एक पत्थर की बात कर रहे हैं, हम एक पानी की बात कर रहे हैं, या हम किसी गैस की बात कर रहे हैं। तो ये वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये चारों के चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करें फर्स्ट के साथ, दैट इज द साइज ऑफ these molecules, that is very small. So let us first discuss the first characteristic of molecules, and that is the size of the molecule. तो हमें पता है कि जो molecules होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, मतलब इतने छोटे कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो अब अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो मॉलिक्यूल जो है, अगर हम एक मैटर की बात करें, अगर मैं इस पानी की बात करती हूँ, सो दिस वाटर हैज अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक आधे ग्लास, ऑलमोस्ट दिस इज 100 ml ऑफ वाटर, सो इट हैज मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। वैसे ही मैंने आपकी बुक में पोटेशियम पर मैंगनेट है, बट वो मेरे पास नहीं था, सो आई एम यूजिंग दिस इंक, एंड दिस इंक इज 10 ml, एंड नाउ दिस 10 ml ऑफ इंक हैज लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट। तो आप देखना, जैसे ही मैं इस 10 ml ऑफ इंक को इस पानी के अंदर डालूंगी ना, इट विल कंप्लीटली चेंज द कलर ऑफ दिस वाटर। सो लेट्स डू दिस, ओके। तो ये देखो मैंने डाल दिया, सो व्हाट हैपेंड, ये जो पानी था ये पूरा ब्लू ब्लैक हो गया, राइट। तो दिस शोज कि यहाँ पर इस इंक में कुछ मॉलिक्यूल्स थे। सो व्हेन वी एडेड द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब मैंने 2 लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया तो जो इंक के मॉलिक्यूल थे वो कंप्लीटली इस पानी के अंदर स्प्रेड हो गए, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हमने 3 और बीकर्स बनाकर रखे हैं, एंड दीज बीकर्स, दीज ग्लासेस बेसिकली हैव 90 ml वाटर ईच, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल डाइल्यूशन करनी है। तो अब हम पहले यहाँ से 10 ml ऑफ दिस वाटर लेंगे, वी विल पुट दैट 10 ml हियर, ठीक है। यहाँ से 10 ml लेके यहाँ डालेंगे, यहाँ से यहाँ डालेंगे, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी द चेंज इन कलर। सो नाउ वी विल टेक 10 ml of this water, right? So I am taking 10 ml. Okay, yes. So this is 10 ml from beaker A. Now I will put this 10 ml in beaker 2. Now can you see the difference in color? ठीक है, so this is quite blue black. ये अब थोड़ा blue color में आ गया है. Now again we'll do the same. We'll take 10 ml from here. Okay, so yes, this is 10 ml. Now I will put this 10 ml in beaker 3. Right? So can you see the difference in the color? Now again I will take this, okay, and I will put it inside this beaker. So can you see the difference? यहाँ पर एकदम blue black and this is like almost transparent, right? So this is how this particular ink has lots and lots, millions of molecules,
और जैसे जैसे हम इनको डाइल्यूट करते गए, मतलब आप एक बड़े से लिक्विड में भी ये इंक डाल देते तो उसको वो एक कलर दे देता, जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते गए कलर जो है वो ब्लू ब्लैक से ऑलमोस्ट लाइट ब्लू और हम ट्रांसपेरेंट कलर बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट कलर तक वो चेंज हो गया. सो दिस शोज दैट दिस इंक हैड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एज वी केप्ट ऑन डाइल्यूटिंग, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये स्प्रेड होते गए एंड दे गेव सम कलर टू दिस लिक्विड एंड दिस कलर the intensity of the color decreased from beaker A to beaker D. So this showed that when we dissolved this ink inside this first beaker, ठीक है, जब बीकर 1 में जब हमने इंक डाला एंड देन वी केप्ट ऑन डाइल्यूटिंग इट, तो ये जो कलर था ये स्टिल हमें देखने को मिला लास्ट बीकर में भी. दिस शोड कि जो इंक है, इंक के पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो कि आगे तक अपना कलर दिखाते रहे. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल और वो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में स्प्रेड होके दे गेव सम कलर टू दिस वाटर. Right? So I hope the first characteristic is clear, that is the molecules are very, very small in size. Okay? So now let us understand the characteristic number 2. That is the matter has some spaces inside the molecules. तो ये जो molecules होते हैं ना, they have some spaces between them. कैसे समझेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, एक पानी का ग्लास लेंगे. सो आई हैव टेकन दिस ग्लास ऑफ वाटर. नाउ आई हैव टेकन दिस सॉल्ट, राइट? नाउ आई विल टेक 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड यू जस्ट चेक द लेवल ऑफ वाटर. ठीक है, कितना पानी है यू कैन सी, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल पुट दिस 1 स्पून ऑफ salt inside this water and I will mix it like this. ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया. ठीक है, these are the simple experiments that you can do at your home too. ठीक है, so this will make you understand how simple are these concepts. ठीक है, और आप भूलोगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. So I have dissolved this 1 spoon of salt in this beaker. ठीक है, इस पानी में मैंने डिजोल्व कर दिया. सो डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर? सो देयर वॉज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. क्यों? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स हैड सम स्पेसेस इनसाइड देम. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेसेस थे. तो जब हमने सॉल्ट डाला तो ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने उन एम्प्टी स्पेसेस को कवर कर लिया और इससे जो लेवल था, जो वॉल्यूम था पानी का वो, या लेवल था पानी का, वो बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज हुआ. क्यों? क्योंकि जो स्पेस था, जो एम्प्टी स्पेस था, दैट वाज कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट. So I hope this is clear. Wasn't it simple? तो आपको समझ आया एक्सपेरिमेंट, I mean characteristic number 1 and the characteristic number 2. The size of the molecules and the space between the molecules. तो लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि कैसे हमने सॉल्ट ऐड किया फिर भी जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ा. राइट तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस था और वो स्पेस इन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया. करेक्ट. तो इसी स्पेस को हम बुलाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. करेक्ट. ओके, तो अब इसी स्पेस को, अब ये जो स्पेस है ना ये अलग अलग होता है. राइट तो कैसे होता है? जैसे हमारे 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं. तो सॉलिड्स में ये जो स्पेस है ये काफी ज्यादा होता है. एक पत्थर को इमेजिन करो. ठीक है, पत्थर के ऊपर पानी फेंकोगे, क्या वो अंदर जाएगा? क्या वो एब्जॉर्ब होगा? या उसमें सॉल्ट डालोगे तो आपको क्या लगता है कि वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अकोमोडेट हो जाएंगे? नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस होता है बिटवीन द एटम्स दैट इज नेग्लिजिबल. सो दिस फर्स्ट picture shows the space between the atoms of a solid. Second one is the liquid. तो liquid में क्या होता है? ये जो space होता है between the atoms is more as compared to that of solids. फिर हम आते हैं लास्ट में, that is gas. ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस और भी ज्यादा देखा गया है. सो दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स और द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द गैस. ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड.
ठीक है, सो टेक देम एज मॉलिक्यूल्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो है दैट इज वेरी लेस, राइट। वहीं पर लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इज more as compared to the solids, whereas in case of gases this space is very high या very large, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स में दे आर क्लोजली पैक्ड, गैसेस में वो दूर हैं, और लिक्विड्स में दूर हैं, और गैसेस में वो और भी दूर हैं। सो दिस शोज द स्पेस, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और इनसाइड अ मैटर, ठीक है। मतलब जो भी हम मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, उस मैटर जिन मॉलिक्यूल से वो बना है उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोशन। तो मोशन में मान लो आप एक रूम में हो, आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आपके फ्रेंड एक कॉर्नर पर है, आप दूसरे कॉर्नर पर हो रूम के, उसने कुछ स्प्रे किया, परफ्यूम स्प्रे किया, और वो स्प्रे की खुशबू जो है वो आप तक पहुंच गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्प्रे से निकले हुए मॉलिक्यूल्स थे वो रैंडमली घूमते फिरते मोशन में आप तक पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब है, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है। सो द वेरी गुड एग्जाम्पल ओवर हियर इज स्प्रे और परफ्यूम। सो व्हेन वी स्प्रे अ परफ्यूम, तो ये जो खुशबू है ये हम तक पहुंच जाती है। एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपके नेबर्स हैं, आज उन्होंने मैगी बनाई है, मैगी तो आपकी फेवरेट है, मतलब खुशबू आती है और ऐसा लगता है कि बस मैं भी अभी बनाऊं और मैगी खा लूं 2 मिनट में, ठीक है। तो जैसे ही उनके घर में मैगी बन रही है, खुशबू आपके घर तक पहुंच चुकी है। सो बिकॉज दोज मॉलिक्यूल्स, वो जो स्मेल में वो जो मॉलिक्यूल्स हवा में आ रहे हैं ना, सो दे आर इन कांस्टेंट मोशन, और वो उनके किचन से आपके किचन तक पहुंच चुके हैं। सो दिस मीन्स दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। द सेकेंड वन मोर एग्जाम्पल इज, जब आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो, पीछे से कोई थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, जैसे ही आप उस रूम में एंटर करते हो आपको दिखाई देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि घूम रहे हैं, बेसिकली डस्ट के पार्टिकल्स जो कि घूम रहे हैं। तो होता क्या है कि एयर के पार्टिकल्स और डस्ट के पार्टिकल्स आपस में टकराते रहते हैं। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं हवा में, ये आपस में टकराते रहते हैं, और इनके टकराने से ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, और यही रैंडम मोशन आपको दिखाई देता है व्हेन यू एंटर इनटू द डार्क रूम। सो these are certain examples of molecules in motion. So these molecules are in random motion. ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे, या फिर किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी कभी तब होता है जैसे हवा की डायरेक्शन है, तो हवा की डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है। सो दैट इज अ सेपरेट थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट ओवर हियर, ठीक है। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हवा में ही रैंडमली कॉन्स्टेंटली मूव करते करते हम तक किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन. So now let us talk about the third characteristic, that is molecules are always in a constant motion. तो can you see the sentence? तो इस अगरबत्ती को मैंने लाइट किया है, and now if you observe the smoke that is being produced, तो ये जो smoke है ये randomly इधर उधर move कर रही है. So there is no wind coming from outside, there is no fan that has been switched on, लेकिन फिर भी ये जो molecules हैं they are in constant motion. इसीलिए इस अगरबत्ती की खुशबू अब थोड़ी ही देर में ऑलमोस्ट मेरे पूरे कमरे में फैल जाएगी, और अगर डोर्स खुले होंगे तो थोड़े अंदर बाहर भी चली जाएगी, दूसरे रूम्स में भी चली जाएगी. सो दिस शोज दैट मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन. So now let us talk about the fourth characteristic, that is the force of attraction between the molecules. मेरे पास ये टेबल है और मेरे पास ही एक बोल है जिसमें मैंने पानी डाला है. तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूँ या मैं अपने हैंड को इस टेबल के अंदर से मूव करने की कोशिश करूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी. तो जैसे ही मैं उसको मारूंगी, टेबल को जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगी, वैसे ही आई विल गेट हर्ट, बट दिस टेबल विल नॉट गो एनीवेयर.
राइट तो मेरा हाथ तो यहां से आर पार जाएगा नहीं, राइट वाई? बिकॉज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस टेबल दे आर वेरी हाई। वहीं पर अगर मैं इस बीकर में पानी की बात करती हूँ, सो इफ आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड, आई एम एबल टू मूव माई हैंड फ्रीली इनसाइड दिस वाटर। दिस मीन्स द मॉलिक्यूल्स which are present inside this beaker or the water molecules, they have low attraction between them. The forces of attraction between the molecules of water is less, right? So this is a solid and this is a liquid. And now just talk about gas. So I am able to move my hand freely. बहुत आराम से हवा में मैं अपने हाथ को मूव कर पा रही हूँ. So now let us compare these three. So this is 1, this is 2 and the air is 3. ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं. मैं अगर हाथ को जोर से टच कर रही हूँ so मुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन टेबल को तो कुछ नहीं हो रहा. वहीं पर जब मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ इन द वाटर, तो यहाँ पर ना फिर भी मुझे 1% मुझे ये पता चल रहा है दैट आई हैव टू जस्ट आई एम टचिंग समथिंग और मुझे थोड़ा सा जोर लगाना है, राइट? लेकिन जब मैं हवा में अपने हाथ को मूव कर रही हूँ तो दिस इज लाइक वेरी फ्री फ्लोइंग, राइट? सो दिस मीन्स कि जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम है, वहीं पर हम अपने हाथों को या वहीं पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो फ्रीली मूव हो सकता है. करेक्ट? सो आई होप दिस इज क्लियर. तो जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मॉलिक्यूल इज अट्रैक्शन. सो वी नो दैट मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर दे exert a force of attraction on each other and this is called as the intermolecular forces. ठीक है, तो बेसिकली ये वो फोर्सेस हैं जो एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स को एक साथ रखती हैं. जैसे ये एक पेन कुछ पार्टिकल्स से, कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. तो ये जो फोर्सेस हैं ये अपने मॉलिक्यूल्स के को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है. क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बाइंड रहती हैं तो इसीलिए ये पेन जो है वो एकदम इंटैक्ट रहता है. ठीक है, ओके. नाउ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और ये कुछ ऐसे होती है, जैसे सबसे कम ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये होती हैं गैसेस में, उससे थोड़ी ज़्यादा होती हैं लिक्विड्स में और सबसे ज़्यादा होती हैं सॉलिड्स में. इसका मतलब है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. बात समझ आई? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि वो पार्टिकल्स जिनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻⁹ मीटर है, उनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं. और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये फोर्स खत्म हो जाती है. ठीक है, तो वो पार्टिकल्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच का डिस्टेंस इज 10⁻⁹ मीटर और लेस, सो दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. इट इज द प्लेस वेयर दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, ओके. तो ये बात हमें समझ आ गई. अब कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि मान लो आप आपका हाथ है, एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है जिसमें पानी है, तो आप पानी में अपने हैंड को मूव कर पा रहे हो. ठीक है, वहीं पर आप सोचो आप कुछ थिक लिक्विड सा डाल दो, आप ग्लिसरीन ले लो. ठीक है, तो अपनी फिंगर को ग्लिसरीन में ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ग्लिसरीन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देन it is easier to break a chalk into pieces while it is difficult to break a coal into pieces. आप एक स्कूल में जो चौक मैम यूज करती है तो उस चौक को हम इजीली थोड़ा सा भी अगर हम जोर लगाएंगे तो वो टूट जाती है, राइट? वहीं पर अगर मैं इस पेन को उतना जोर लगाऊं जितना मैं चौक को लगा रही हूं
क्या मैं इसको तोड़ पाऊंगी? नहीं तोड़ पाऊंगी, ठीक है। वैसे ही कोल के केस में भी सेम ही होता है। सो बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन दिस पार्टिकल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ चॉक, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आई, ठीक है। अब लास्ट है कि अगर आप पानी में, अगेन हमने ग्लिसरीन की बात कर ली, हमने पानी की भी बात कर ली। नाउ लेट अस कंपेयर दिस मोशन इन केस ऑफ एयर एंड वाटर। तो हवा में मैं हाथ को ऐसे मूव कर रही हूं, इट इज क्वाइट इजी। अब मैं एक पानी की बकेट फिल करूंगी और उसमें अपने हाथ को ऐसे मूव करने की कोशिश करूं, सो यू विल फील सम फोर्स, राइट। आपको एक फोर्स, एक प्रेशर सा फील होगा, आपको थोड़ा जोर लगेगा हाथ को हिलाने में। बल्कि यहां पर इट इज लाइक वेरी इजी, वेरी स्मूथ, कोई जोर नहीं लग रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज वाटर, अगेन इट इज अ लिक्विड एंड एयर इज अ गैस। तो हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती हैं। वहीं पर वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास होते हैं, इसीलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो दैट इज वाई इट इज ईजियर टू मूव द बॉडी इन एयर दैन इन वाटर। तो बात समझ आई। वैसे ही अगर हम देख लें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप एक चौक ले लो, तो चौक को इजीली हम उसको थोड़ा सा बीट करेंगे तो हम उसका पाउडर फॉर्म बना देंगे। सो दिस मीन्स देयर आर फ्यू थिंग्स वेयर दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लेस, तो हम इजीली उनको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लास है, जब भी आप ग्लास को तोड़ोगे ना तो वो पूरा पाउडर नहीं बनता है ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में टूटता है, ठीक है। तो ओवर हियर द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर क्वाइट हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ चॉक, ठीक है। और लास्ट, अगर मैं आपको एक सरिया, एक रॉड दे दूं, आयरन रॉड मान लो, ठीक है, तो क्या आप उसको तोड़ पाओगे? आप कितना भी जोर लगा लो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। बहुत ही कम केसेस में, अगर मैंने ऐसा, ये जो घर बनाने वाला सरिया ये मैंने आपको दे दिया तो आप इसको नहीं बेंड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर, या तोड़ पाओगे बेसिकली, क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं, करेक्ट। तो आपको समझ आ गया। कुछ चीजें हैं जिनको हम पाउडर बना सकते हैं, कुछ को हम क्रिस्टल बना सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम हिला भी नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब जब हम यहाँ पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ कोहेजन एंड अनदर वन इज द फोर्स ऑफ एडहेजन। क्या होता है? को, ये जो को है, को का मतलब सेम, सिमिलर समझ लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अब ये देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, ठीक है। सो आई एम सेपरेटिंग इट विद द लाइन, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे हैं? एक ही जैसे हैं, सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वो फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, दैट इज द सेम मॉलिक्यूल। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of the same substance, whereas this force of adhesion is the force of attraction between the molecules of two different substances. So the force of cohesion and the force of adhesion. तो cohesion को कैसे याद रखोगे? सेम ही तरह के दो सर्कल्स मैंने बना दिए थे। एडिशन को कैसे याद रखोगे? दोनों ही सर्कल्स अलग अलग थे, एक बड़ा था एक छोटा था, कलर भी डिफरेंट थे। सो दिस इज द फोर्स ऑफ attraction between the molecules of the same substance, and this is the force of attraction, right? So the force of attraction between the molecules of different substances, right? And this is the force of attraction between the molecules of same substances. Is it clear? Okay. So next is these forces, they are responsible in liquids for
their property of surface tension and viscosity. अब ये क्या होता है मैम? ये तो कुछ दो नई टर्म्स हैं. So let me explain the basic meaning of these terms. सरफेस टेंशन तो मतलब हम किसी सरफेस के टेंशन की बात कर रहे हैं. तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, तो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो ये कोशिश करता है कि वो मिनिमम सरफेस को ऑक्यूपाई करे. सो दैट इज द सरफेस टेंशन. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स. इससे ज्यादा अभी हम फर्दर आगे क्लासेस में या चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. विस्कोसिटी, आपने एक ड्रॉप पानी की फेंको और वहीं पर एक ड्रॉप हनी की, एक स्पून लो, स्पून में एक चम्मच में मतलब पानी लो और दूसरी तरफ लो एक स्पून में हनी. सो व्हेन यू पोर दिस लिक्विड, वाटर वाला जो चम्मच है, सो दैट विल फ्लो इजीली, वेयर एज व्हेन यू ट्राई टू पोर आउट दिस हनी फ्रॉम द स्पून, सो इट विल it will take its time, it will go slow. So basically this is the resistance of a liquid to flow, right? So that is viscosity. तो viscosity ज़्यादा या कम होती है depending on the liquid. ठीक है, it is the resistance of a liquid to flow. ओके, सो आई होप ये समझ आया है. अब जहां पर हम फोर्स ऑफ कोहेजन और एडिशन की बात करते हैं ना, वहां पर एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आता है. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप फ्रिज से पानी निकालो या कैसे भी आप देखोगे कि कई बार ना शीशों पे भी, हमारी कार के शीशे पर भी, ठीक है, तो पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो बड़े सारे ड्रॉप होते हैं. वहीं पर अगर आप मरकरी को देखो इनसाइड द थर्मोमीटर, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो ग्लास है, ग्लास में ऐसे ड्रॉप चिपक गया है. वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ नहीं, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी शो नहीं कर रही हैं जितनी वो ग्लास से शो कर रही हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है, हाई है, कौन सी होगी? सोचो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अलग सब्सटेंसेस के बीच में होती है, मतलब फोर्स ऑफ एडहेजन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ग्लास एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. दूसरा, जहां पर हम मरकरी की बात करते हैं इनसाइड द थर्मामीटर, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने ऐसे मूव किया, जो पुराने हमारे आजकल तो डिजिटल आते हैं, लेकिन पहले वो जो सिंपल वाला थर्मामीटर आता था जिसमें हम मरकरी की रीडिंग्स को नोट करते थे, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम थर्मामीटर को मूव भी कर रहे हैं ना, तो एक तो बहुत जल्दी फ्लो नहीं करता है वो मरकरी, और दूसरा कि वो ऐसा नहीं होता कि एक ड्रॉप जो है ना मरकरी की वो पीछे रह गई और बाकी सारा का सारा मरकरी एक तरफ को मूव कर गया. ऐसा नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी आर हाई एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एडहेजन बिटवीन द ग्लास एंड द मरकरी मॉलिक्यूल्स. बात समझ आई? दोनों एग्जाम्पल समझ आए? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. नाउ वी विल बी टेकिंग अप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन आवर कमिंग सेशन. सो स्टे ट्यून्ड एंड एज यू ऑल नो, लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.